हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। एग्जैक्टली मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कल की क्या पॉसिबिलिटी है। आज मंडे था तो एक लंबे छुट्टी के बाद हम वापस आए और आज का मार्केट बहुत ही वीक था। बैंक्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और उसका सबसे बड़ा रीज़न था जो भी आरबीआई ने कल वार्निंग दी है और एनपीएस का जो खतरा है और जो न्यूज़ आया है उसके कारण थोड़ी सी आज नेगेटिव सेंटिमेंट था। जैसा कि मैंने कहा था कि बैंक्स में काफ़ी प्रॉब्लम है और बैंक्स की प्रॉब्लम ये छुपाई जा रही थी, लेकिन अब कभी ना कभी इसको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा और इतनी बड़ी ना हो जाए कि बैंक्स कोलैप्स हो जाएं। क्योंकि अगर कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन नहीं रही, बैंक्स के पास पैसा नहीं रहा, तो डेफिनेटली यूएस के जब 300-400 बिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले बैंक्स कोलैप्स हो सकते हैं, तो अपने यहाँ के जो 5 बिलियन 6 बिलियन वाले बैंक्स हैं उनका तो कोई भरोसा नहीं है कब ये कोलैप्स हो जाए। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। आरबीआई ने ये भी चीज़ बोली है कि करीब करीब 5 बैंक हैं जो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी, अगर 14-15% एनपीए बढ़े तो ये कोलैप्स कर जाएंगे 5 बैंक। वो 5 बैंक कौन से होंगे? तो बहुत बड़ा रिपोर्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था। लोग उसको इजीली ले रहे थे। मैंने वीडियो भी बनाया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा, ये आरबीआई ने बजाई खतरे की घंटी। तो इस वीडियो में मैंने बात की है उन रिस्क के बारे में जिसको आरबीआई ने हाईलाइट किया है। डेफिनेटली आज हमने उसका मार्केट रिएक्शन देखा और कल उम्मीद भी यही थी कि मार्केट आज गिरेगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको इंटीमेशन मिलता रहे। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो आज निफ्टी बहुत देर तक होल्ड किया इसने। शुरू में एक फॉल आया, 100 पॉइंट डाउन थे, लेकिन फिर रिकवर होकर एक टाइम पे ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाला था, 10 पॉइंट्स डाउन था, लेकिन लास्ट में फिर से सेलिंग आई और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मार्केट काफ़ी निगेटिव बंद हुआ बैंक वाइज। अगर बैंक में देखेंगे तो आप करीब 4% का डिप आया है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में। तो फाइनेंशियल सेक्टर भी गिरा है और बैंकेक्स भी गिरा है। बैंक निफ्टी करीब 3.6% डाउन बंद हुआ है, क्लोज टू 800 पॉइंट गिरा है। तो काफ़ी बड़ा नेगेटिव था। सिर्फ संभालने वालों में आपका आईटी था। आईटी में एक बहुत ही इलॉजिकल चीज़ चल रही है। यूएसडी आईएनआर जो हमारी करेंसी है वो स्ट्रांग हो रही है, हमारा रुपी स्ट्रांग हो रहा है। जब भी रुपी स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होता है आईटी कंपनीज के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट कोरिलेशन दिखाया जा रहा है। तो ये एक थोड़ा रिस्क बढ़ता जा रहा है। डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं और डेफिनेटली इनमें बड़े डाउनफॉल का चांस है। वो जिस दिन होगा तो रिलायंस और आईटी ही इस मार्केट को निफ्टी वाइज ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है, काफ़ी बड़ा, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का हाई से फॉल हम देख चुके हैं। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि बैंकेक्स रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा फॉल अभी भी बाकी है। तो यहाँ डेफिनेटली आपको बायर्स नहीं रहना है। अगर आप यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो स्टॉक लेके बैठे हैं उम्मीद में, जैसे डीएलएफ और बहुत सारे हैं, तो डेफिनेटली अच्छी डील नहीं है। अभी इकोनॉमी बॉटम आउट, रियल इकोनॉमी बॉटम आउट जब होगी तब इन स्टॉक्स को लेने लायक वैल्यू आएगी, अभी नहीं। तो डेफिनेटली ये चीज़ थी आज की मार्केट समरी। अब हम बात कर लेते हैं लूजर्स और गेनर्स की। तो यहाँ पे हम लूजर्स में देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा लूज़र था। रिजल्ट आया तो इसमें अगर कल आपने मेरा जो इससे पहले लाइव देखा था उसमें मैंने यही कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक को पहले उठाएंगे। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का नेगेटिव है। तो आईसीआईसीआई बैंक को 396 के आसपास इसका टॉप था, वहाँ पे इसको सेल करना है, बाय नहीं करना है, वहाँ तक पहुँचने दीजिए। तो आज का जो आप अगर हाई देखेंगे तो डेफिनेटली उसी एरिया में ये गया था और काफ़ी अच्छा वहाँ से इसने डिप भी दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज जब आईसीआईसीआई बैंक खुला तो एक्जैक्टली जो हाई है 388 है, 396 तक नहीं जा पाया। 396 पे डेफिनेटली रेजिस्टेंस था, काफ़ी सेलर बैठे हुए थे, लेकिन जो गैप अप में दिखा रहा था डेफिनेटली खुलते ही सेल ऑफ हुआ है और पूरे दिन इसकी पिटाई हुई है। तो अच्छा खासा सेलिंग हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक अभी और कंटिन्यू करेगा अपना डाउनफॉल। कोई भी बाउंस मिलता है 2 to 3 रुपीज़ का कल तो डेफिनेटली इसको सेल करिए। इसका जो स्टॉप होगा वो 351 के आसपास या 348 के आसपास होना चाहिए अगला स्टॉप, तो वहाँ तक ये गिर सकता है। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक में। ये अभी भी नेगेटिव है, इसके बारे में कल मैंने वीडियो भी बनाया था। तो ये अभी भी 1050-1055 के पास जा सकता है, 1055 तक गिर सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम वहाँ तक गिरना चाहिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ सकता है। एक्सिस बैंक रिजल्ट के बाद लगातार पिटाई हो रही है। अब यहाँ पे इसको मैं अभी भी सेल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऐसे स्टॉक हैं जिसमें काफ़ी डाउनफॉल बाकी है, तो उस स्टॉक को जिसमें डाउनफॉल हो चुका है उसको सेल करना हमेशा रिस्की होता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो मैं एनालिसिस बताऊंगा उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। बैंक्स गिर रहे हैं, डेफिनेटली गिर रहे हैं, लेकिन निफ्टी को भी गिरना पड़ेगा, अदरवाइज बैंक्स में बाउंस आ सकता है क्योंकि बैंक ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में धीरे धीरे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये रिस्क है। एसबीआई अभी भी गिर सकता है 180 तक और बजाज फाइनेंस आपका गिर सकता है 3020 तक। तो 3000 के आसपास ये जा सकता है बजाज फाइनेंस। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव हैं, डेफिनेटली इसमें सेल ऑफ आ सकता है। टाटा मोटर्स 98 तक टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ भी थोड़ा डाउनफॉल के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो लूजर्स थे उनमें थोड़ा वीकनेस और आ सकती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो गेनर्स थे आज के। तो गेनर्स में आप
सेम नाम है, कोई नया नाम वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एशियन पेंट्स ये आपका सरप्राइजिंग था, लेकिन डेफिनेटली इसमें अभी भी वीकनेस है। कोई भी बाउंस आता है लोग इसमें निकल रहे हैं, क्योंकि जब रिलायंस बेच रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फोसिस आपका वही सेम स्टॉक जो मैंने अभी लॉजिक बताया कि इसको गिरना चाहिए था, इसके प्रमोटर ने शेयर भी बेचा है, लेकिन फिर भी अभी भी इसको उठाया जा रहा है। आपको एक चीज़ सिंपल बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स इस पूरे सिस्टम को होल्ड कर रहे हैं निफ्टी में। क्यों? हो सकता है मंथ एंड तक उनको एनएवी दिखाना है या जो भी है, लेकिन ये पूरा सिस्टम जो है इसको ऐसा सेटअप किया गया है कि रिलायंस का रिजल्ट 30th को रखा गया है। क्यों 30th को रखा गया है? क्योंकि 30th को ही आपका जो भी मंथ एंड में जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं फंड्स में, तो वो सब लोग करते हैं। लेकिन अगस्त बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगस्त हमेशा चाइना की ओर से भी काफ़ी कुछ ना कुछ डिसीजंस बड़े लेते हैं, चाइना वाले भी, तो वहाँ भी आपको देखना है। युआन डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अगस्त में हुआ था लास्ट टाइम, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो ये कुछ इश्यूज़ आपको नज़र में रखने हैं। अगस्त बहुत खतरनाक हो सकता है। आईटी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन करेंसी की स्ट्रेंथ आईटी के लिए नेगेटिव है, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि सस्टेन करेगा। जा रहा है ठीक है, लोग चेस कर रहे हैं ठीक है, सिर्फ रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस के दम पे आज हमने सस्टेन किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन चार्ट, तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, ये तीन स्टॉक्स ने ही टोटल जो भी आज मैनेजमेंट किया है, प्रॉपरली होल्डिंग की है, वो इन्हीं तीनों ने की है। तो यही मेजरली आज संभालने में कामयाब रहे। निफ्टी इतना नहीं गिरा। और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो पूरे बैंक है टॉप लूज़र, और आईटीसी भी टॉप लूज़र था, बजाज फाइनेंस। तो ओवरऑल बैंकों ने आज काफ़ी डाउन परफॉर्म किया, मतलब अंडर परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा डाउन थे। डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ दो बैंक्स HDFC और ICICI ने अकेले 60 पॉइंट्स निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया डाउन साइड के लिए। कोटक का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये गिरा क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। उसके अलावा आप देखेंगे एक्सिस बैंक ऑलरेडी पिट रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल में काफ़ी वीकनेस है। और इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, ये तीन स्टॉक हैं जिस दिन ये गिव अप कर दिए, तो निफ्टी यहाँ से अगर आप कंपेरेटिव लेवल देखिए कि जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे था जहाँ पे अभी हम हैं, तो उस लेवल पे निफ्टी की वैल्यू थी 10,800। तो डेफिनेटली निफ्टी अभी भी 300-400 पॉइंट ऊपर है जहाँ पे होना चाहिए उससे। मतलब अगर सेल करने का अगला नंबर आएगा तो निफ्टी में बहुत बुरी सेलिंग आ सकती है। इवन बैंक निफ्टी में इतनी बुरी सेलिंग शायद ना आए। तो ये भी चीज़ हो सकती है अगले कुछ दिनों में। तो डेफिनेटली इस पे नज़र रखिए कि अगर बैंक निफ्टी कम वीक रहा और निफ्टी वीक होने लगे, तो जो चीज़ हम उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी को भी कैचअप करना चाहिए बैंक निफ्टी से, वो पॉसिबल हो सकता है। और जो निफ्टी का सपोर्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट वो काफ़ी नीचे है, तो वहाँ तक फॉल आ सकता है। तो देखते हैं अगले स्लाइड में। उससे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है। तो ग्लोबल मार्केट्स में आप देख सकते हैं डो जोन्स अभी भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, नेगेटिव प्लस माइनस। तो ओवरऑल अभी डो जोन्स 134 पॉइंट्स हैं। नैस्डैक आज थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्रीन है। बट इसके बाद हमारा मार्केट गिरा है। ये होने के बाद भी हमारा मार्केट लोअर पॉइंट पे बंद हुआ है। तो डेफिनेटली जब हम इसको इग्नोर कर रहे थे, जब ये गिर रहे थे, तो डेफिनेटली अब ये उठ रहे हैं तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब अब हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है ग्लोबल मार्केट को। अगर वो गिरेंगे तो हम ज़्यादा गिरेंगे, अगर वो नहीं भी गिरेंगे तो हम गिर सकते हैं। तो ये एक नया कोरिलेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डो जोन्स का जो टेक्निकली क्या दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर आप टेक्निकली देखें तो एक ये रेंज में पैक हो रहा है। ओवरऑल इस रेंज से ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। अब ओवरऑल आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस पे इसने डेफिनेटली एक्ट किया। अब ये सपोर्ट इसका आ रहा है करीब करीब यहाँ से 300 पॉइंट नीचे, और 300 पॉइंट नीचे अगर ब्रेक किया तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ तक गिर सकते हैं 25,300। मतलब 1000 पॉइंट का फॉल डो जोन्स में लग रहा है, सेटअप बन रहा है, चीज़ें नेगेटिव हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। अपसाइड में आपका यहाँ पे 26,850 पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो अगर कोई भी अपसाइड यहाँ पे मिलता है तो डेफिनेटली वो सेल ऑफ हो जाएगा। तो ओवरऑल डो जोन्स में जो पहला सपोर्ट आएगा आपका 25,300-400 के आसपास आएगा। तो ये टारगेट्स होते हैं इन केस हम ब्रेक करते हैं 26,150। तो ये है डो जोन्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंडियन इंडेक्सेस के लिए, लेकिन देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो ओवरऑल एशिया में काफ़ी जगह पे वायरस बहुत तेज़ी से सर्ज हो रहे हैं। इंडिया में भी वायरस 50,000 केसेस कल क्रॉस हुए एक दिन में। तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी नहीं हैं। यूएस में भी केसेस प्लस माइनस होते रहते हैं। ट्रंप ऑलरेडी कोशिश कर रहा है कि टेस्टिंग के नंबर्स बाहर ना आए, टेस्टिंग कम की जाए ताकि नंबर्स कम हो। तो सब अपना अपना ट्राई कर रहे हैं मैनेज करने के लिए, लेकिन रियलिटी अलग है और मैनेजमेंट अलग है। लोग मैनेज करके चीज़ें अच्छी दिखा रहे हैं, जैसे हमारे निफ्टी को दिखाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी अलग है। आज एक आपने आर्टिकल देखा होगा कि शेवरॉन या एक्सॉन किसी को बीट करके रिलायंस वर्ल्ड का नंबर 2 ऑयल कंपनी बन गया है। रिलायंस तो ऑयल कंपनी है ही नहीं,
रिलायंस का मेजर जो पार्ट है, अगर रिलायंस 15 लाख करोड़ की कंपनी है, 15 लाख करोड़ की, तो उसमें ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ वैल्यूएशन तो आप बाकी चीज़ों की लगा रहे हो, जियो की और बाकी बिजनेसेस की। तो ऑयल का तो कुछ बिजनेस ही नहीं आप गिन रहे हो ना, क्योंकि ऑयल में डेफिनेटली डिमांड नहीं रहेगी तो आगे चल के तो ये बिज़नेस बंद ही होने वाला है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि रिलायंस को किस बेस पे हम वैल्यू कर रहे हैं, जियो के बेस पे कर रहे हैं या रिटेल के बेस पे कर रहे हैं। अगर रिटेल के बेस पे कर रहे हैं तो रिटेल के तो बिज़नेस ऑलरेडी बहुत टाइट है, बहुत बुरा हाल है, फ्यूचर ग्रुप सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ओवरऑल ये स्पेसिफिकेशंस हैं जो भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। और एक अब हम बात कर लेते हैं चार्ट्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में बहुत सारे सपोर्ट हैं, क्लस्टर है यहाँ पे। तो पहला सपोर्ट है राइट नाउ जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं 21,850। अगर आप मेरा लाइव देखते हैं रेगुलरली तो मैंने 850 की बात की थी अपने लाइव में और 22,050 की बात की थी। तो ये 22,050 के आसपास काफ़ी रुके हम, फिर गिरे तो 21,850 के आसपास हम हैं। अब ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ब्रेक हो सकता है और इसको ब्रेक करने का पहला जो सपोर्ट आएगा 21,550 और 21,000। तो ये दो सपोर्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है 21,000। अगर वीकनेस कंटिन्यू रही, जो कि लग रहा है काफ़ी वीक है बैंक, कल भी शायद संभल पाए, अगर कोई बाउंस आता है तो डेफिनेटली लोग सेल करेंगे। तो मुश्किल है कि यहाँ से पहले रुकेगा, लेकिन एक लाइन में नहीं गिरेगा, डेफिनेटली बाउंसेस भी आएंगे। तो आपको उन बाउंस में अपने प्रीमियम को बचाना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली ये ध्यान रखिए, अगर कोई भी बाउंस मिलता है 21,150 तक का, डेफिनेटली वो सेल है, ठीक है। और आपका जो सपोर्ट है अभी करंटली 21,800 के आसपास है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ से 300-400 पॉइंट का और डिप दे सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं बैंक निफ्टी में। अभी हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो ओवरऑल निफ्टी धीरे धीरे शर्मा के गिर रहा है, सांप की तरह लपटा हुआ था एक ट्रेंड लाइन में, लेकिन अभी यहाँ से गिर रहा है। और ओवरऑल अगला जो इसका अगर बाउंस आता भी है तो 11,160, करंटली हम 130 पे हैं। तो अगर 30 पॉइंट का बाउंस भी आया तो वो एक सेल होगा। ओवरऑल इसको यहाँ तक तो मिनिमम गैप तो फिल करना चाहिए, 11,000 तक फिल करना चाहिए। आज ये गया भी था वहाँ पे, लेकिन फिर बाउंस आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 10,900। अगर नेगेटिविटी आनी है निफ्टी में तो 10,900 तक इसको गिरना चाहिए अगले 2-3 दिन में। गिरेगा नहीं गिरेगा ये हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन पॉसिबिलिटी बन रही है ट्रेंड को देखते हुए। तो अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ इस एक्सपायरी के लेके प्रीमियम मत ट्रेड करिएगा। बहुत एग्रेसिव लोग जुआरी की तरह बोलते हैं, अरे गिरने वाला है क्या, लगा देता हूँ। और वो लेंगे कौन सा, 10,900 पी लेंगे, जो कि ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर यहाँ से गिर भी गया और 10,900 पे रुका तो भी आपका 10,900 पी ज़ीरो ही होगा। तो ट्रेड आपको अगर करना आता है तब आप उसको ट्रेड करिए, अदरवाइज आपको रिस्क मैनेजमेंट करके अगले एक्सपायरी या अगले मंथ या फिर अगले वीक का आपको ट्रेड करना चाहिए, और या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है निफ्टी 50 की। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करूँगा गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के बारे में मैंने लास्ट वीक कुछ दिन पहले भी बात की थी। तो गोल्ड में आप देखिए कि जिस तरीके का ये ब्रेकआउट आया है गोल्ड में, तो अगर हम गोल्ड में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम लगा के, शायद दिखे हमें हिस्टोरिकल डेटा, वीकली में देखते हैं, वीकली में दिखेगा। तो गोल्ड का जो इससे पहले हाई था 2011 में वो ऑलमोस्ट 1900 के पास था, $1900। हमने उसको भी ब्रेक कर दिया है। मेरे हिसाब से ये ब्रेक शायद फॉल्स हो सकता है हम वापस आएँ यहाँ पे 1-2 दिन 3 दिन कंसोलिडेट करें। लेकिन जो भी है, इसके बाद क्या हुआ था, जब ये गोल्ड की रैली आई थी 2011 में, इसके बाद हुआ क्या था, गोल्ड क्यों गिरा था, और गोल्ड अगर गिरा था तो उसके बाद मार्केट भी गिरा था। मैंने एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन मैं बस एक क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ कि अगर इसके बाद, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखिए जब गोल्ड यहाँ पे गिरा था तो पूरी ग्लोबल मार्केट्स और कमोडिटी सब गिरे थे, ऑयल भी गिरा था, सिल्वर भी गिरा था, गोल्ड भी गिरा था। तो अगर यहाँ से गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सिर्फ गोल्ड में नहीं आएगी, इक्विटीज़ में भी आएगी, क्योंकि अभी तक दोनों साथ में ऊपर जा रहे थे। तो दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों में प्रॉफिट बुकिंग साथ में ही आएगी। ये कोरिलेशन तो अभी तक चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड गिरेगा तो स्टॉक्स नहीं गिरेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ही पहले भी हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कई बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड के साथ साथ गिरते हैं इक्विटी मार्केट्स। तो डेफिनेटली ये एक रिस्क है, इसको वॉच करके रखिए। गोल्ड बहुत हाई पे है, ये हमेशा दिखाता है कि सेफ हेवन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सेफ हेवन मतलब कि भाई लोगों को रिस्क नहीं लेना है अपने पैसे पे और वो सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए और उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। ओवरऑल ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ओवरऑल जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।